Hello friends, welcome back again in our YouTube channel UPSC NCERT द वे ऑफ सक्सेस। साथियों, आज इस वीडियो में हम महेश कुमार वर्णवाल द्वारा लिखित पुस्तक NCERT सार संग्रह के माध्यम से इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हमारी फर्स्ट क्लास है और इसमें हम भारत का संवैधानिक विकास नामक टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। क्लास को शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए अनअकैडमी लेकर के आया है बेस्ट फ्री लाइव क्लासेस। इन क्लास के माध्यम से आपको यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जाएगी। ये सभी क्लास जो हैं अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा ली जाएंगी। अगर मैं कंटेंट की बात करूं तो कंटेंट में आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास राकेश वर्मा सर के द्वारा ली जाएगी, जिसमें वह आपको सिविल सर्विस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यू डेवलपमेंट्स इन मेडिकल टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाएंगे। वहीं पर करंट अफेयर्स की क्लास दीपांशु सिंह सर के द्वारा ली जाएगी, जिसमें वह आपको डिस्कस इम्पोर्टेंट इशूज ऑफ द पास्ट फ्यू मंथ्स ऑफ करंट अफेयर्स एलॉन्ग विद एमसीक्यू के साथ में पिछले मंथ के सभी करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। वहीं पर जियोग्राफी की क्लास मुदित गुप्ता सर के द्वारा ली जाएंगी, जहां पर वह जियोग्राफिक लोकेशंस ऑफ द वर्ल्ड दैट आर रिलेवेंट फ्रॉम द यूपीएससी सीएससी 2021 एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आपकी क्लास जो होगी ऐसे राइटिंग की, बोलेंगे हमारे अवधेश सिंह सर, जिसमें वह डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रोसेस एंड वेज टू जनरेट आइडियाज़ फॉर ऐसे के लिए आइडियाज़ कैसे जनरेट करें। नेक्स्ट प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटजी की क्लास आपकी आरती मिश्रा मैम लेंगी, जिसमें वह आपसे डिस्कस करेंगी, आपको बताएंगी कैसे आप अपने कंपटीटर्स से अलग एक्स्ट्रा एज लगा सकते हैं, जिससे कि आप 100% यूपीएससी सीएससी 2021 क्रैक कर पाएँ। यूपीएससी सीएससी 2020-21 का कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए अनअकैडमी आपको देता है फ्री लाइव क्लासेस और साथ ही टेस्ट। तो इसमें इनरोल होने के लिए आपको सर्वप्रथम प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको यूपीएससी सीएससी गोल सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स तथा कमेंट बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक करके बैच को ज्वाइन कर लेना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। साथियों, हम पढ़ने वाले हैं भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो सर्वप्रथम फर्स्ट पॉइंट में दिया गया है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। तो साथियों, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सर्वप्रथम जो है रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी और कहाँ की गई थी, कलकत्ता में की गई थी, सन 1774 में की गई थी। इसमें टोटल 4 न्यायाधीश थे। कितने न्यायाधीश थे साथियों? 4 न्यायाधीश थे, जिसमें कि एक मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश थे। और प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे हमारे एलिजा एम्पे। कौन थे? एलिजा एम्पे। याद रखना है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है साथियों। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ। तो साथियों, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा भारतीयों को प्रशासन में भाग लेने का अधिकार मिल गया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई। तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा जो है भारतीय विधान परिषद को बजट में बहस करने की जो है अनुमति यानी कि शक्ति प्रदान कर दी गई।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, केंद्रीय विधानमंडल में सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया, यानी कि जो हमारा केंद्रीय विधानमंडल है उसको किस अधिनियम के द्वारा दो सदनों में बांट दिया गया था। तो साथियों 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो है केंद्रीय विधानमंडल को दो भागों में, दो सदनों में बांट दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है। तो साथियों भारतीय शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित होकर जो है भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति दी गई है। साथियों अब हम बात करते हैं भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ। तो साथियों जो भारत का संवैधानिक विकास है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से ही शुरू हो जाता है। ठीक है। तो जब 1600 ईस्वी में इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ वहाँ की महारानी थी, तब उन्होंने एक कंपनी का निर्माण किया था जिसका नाम था ईस्ट इंडिया। ठीक है। इसी ईस्ट इंडिया ने अब भारत में अपने व्यापार को रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट बनाया था, रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि 1773 में बनाया गया था और 1774 में इसे पारित किया गया था। कब पारित किया गया था साथियों? 1774 में पारित किया गया था। फिर इसके बाद आया था हमारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, इसको आपको क्रम से याद रखना है। फिर इसके बाद हमारा आया चार्टर एक्ट 1793 और इसके बाद नेक्स्ट आया 1813 चार्टर एक्ट, फिर आया चार्टर एक्ट 1833 और लास्ट में आया हमारा 1853 चार्टर एक्ट। साथियों चार्टर एक्ट को याद करने के लिए आपको सिर्फ 1793 को याद रखना है। इसके बाद आपको 20 ऐड करते जाना है और अगला चार्टर एक्ट बनाते जाना है। यानी कि 1793 में आप 20 ऐड करेंगे 1813 और 1813 में 20 ऐड करेंगे तो 1833 और 1833 में 20 ऐड करेंगे तो 1853। ठीक है। फिर क्या होता है? फिर जो होता है इस ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारत पर शासन था, ठीक है, वो चला जाता ब्रिटिश ताज के हाथों में। तब ब्रिटिश क्राउन जो है के अंतर्गत जो है भारत में कई अधिनियम पारित किए गए, कई एक्ट पारित किए गए। तो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा सर्वप्रथम भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। फिर इसके 3 साल बाद हमारा भारत परिषद अधिनियम 1861 पारित किया गया। फिर सेकेंड भारत परिषद अधिनियम 1892 में और थर्ड भारत परिषद अधिनियम 1909 में पारित किया गया। फिर इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1919 पारित कर दिया गया। फिर थर्ड हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 पारित किया गया, जिसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया गया, जिसके बाद हमें आज़ादी मिल गई। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी। तो साथियों यह भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लागू की गई थी। लेकिन अगर केवल द्वैध शासन की बात आ जाए, केंद्र अगर हटा दिया जाए, तो यह हमारी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में जो है द्वैध शासन की व्यवस्था आ गई थी। ठीक है। द्वैध शासन की व्यवस्था कब आई थी? तो आई थी हमारी कब? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। लेकिन केंद्र में इसको जब लागू किया गया था तब वह हमारा अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था। तो साथियों भारतीय शासन अधिनियम 1935 में संघीय शासन का प्रावधान था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान
किस अधिनियम में किया गया था? तो जो अखिल भारतीय संघ का जो स्थापित करने का प्रावधान था वो भी 1935 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भी भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो साथियों, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? तो साथियों, जो भारत संविधान सभा बनाने का जो निर्वाचित करने का जो प्रस्ताव था वो हमारा क्रिप्स मिशन के द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव जो था वो क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था, लेकिन संविधान का निर्माण क्रिप्स मिशन के द्वारा नहीं किया गया। संविधान का निर्माण जो है वो कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन के द्वारा 1946 के अंतर्गत किया गया था। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य आए थे। कौन कौन आए थे वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो साथियों, यह हमारा अनुपात था कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को निर्वाचित किया जाएगा, यानी कि 10 लाख की संख्या पर एक सीट होगी। ठीक है, जहां से एक सदस्य निर्वाचित किया जाएगा। अब ये साथियों निर्वाचन होना कैसे था? ठीक है, किस प्रकार से जो है इनका निर्वाचन किया गया वो नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो साथियों, इसका जो चुनाव था वो विभिन्न प्रांतों की जो विधानसभा थी उनके द्वारा जो है भारतीय संविधान के सदस्यों का चुनाव किया गया था। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, जो अंतरिम सरकार बनी थी हमारी वर्ष 1946 में, तो उसके द्वारा हमारे जो जवाहरलाल नेहरू थे वो हमारे धारित विभाग, राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामलों के अध्यक्ष थे। ठीक है, वहीं पर सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। ठीक है, प्रसारण मंत्री के अध्यक्ष थे। ठीक है, थर्ड हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि के अध्यक्ष थे, और साथ ही इनको बाद में स्थायी सदस्य के रूप में भी, स्थायी अध्यक्ष के रूप में भी चुना गया था, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति के सदस्य थे। ठीक है, वहीं पर जगजीवन राम श्रम विभाग के अध्यक्ष थे। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। ठीक है, रक्षा अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट जो लियाकत अली खान थे वो वित्त मंत्रालय के अध्यक्ष थे। वहीं पर सी राजगोपालाचार्य शिक्षा एवं कला के क्षेत्र के अध्यक्ष बनाए गए थे अंतरिम सरकार के द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है, भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। ठीक है, किसका? भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए एक कमीशन का गठन किया गया था जिसका नाम था साइमन कमीशन। ठीक है, इसको कब गठित किया गया था? तो सन 1927 में गठित किया गया था। किस लिए गठित किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए। ठीक है, सभी पॉइंट्स को आपको याद करना है। ये पॉइंट्स जो हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी?
तो जो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक वो हुई थी हमारी, कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। फर्स्ट बैठक की बात आ जाए तो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप ड्राफ्ट, ठीक है, किसने बनाया था? वो बनाया था सर BN राव ने। ठीक है। ये कौन थे? ये हमारे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये कौन थे? सलाहकार थे। कौन थे? सलाहकार थे सिर्फ। ठीक है। और इन्हीं के द्वारा भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुना गया था। वहीं पर जो हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे वो हमारी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, याद रखना है आपको। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत किया गया था? तो साथियों, इसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत कर लिया गया था। पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को और 22 जनवरी 1947 को इसको जो है स्वीकृत कर लिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो साथियों, कुल अधिवेशन हुए थे हमारे 12। कितने अधिवेशन हुए थे? 12। यदि हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो साथियों, भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का कुल समय लगा था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारतीय संविधान के सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये थे हमारे सर VN राव। जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, सर VN राव जो हैं हमारी संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है। और ये हमारी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो साथियों, 22 जुलाई 1947 को जो है हमारे भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया था। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। ठीक है। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जो कि एक अस्थायी अध्यक्ष थे। कैसे अध्यक्ष थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया गया? तो आप बात करेंगे तो स्वीकार हमारा 26 नवंबर 1949 को कर लिया गया था। ठीक है। इसी दिन कुछ हमारे अनुच्छेद भी लागू कर दिए गए थे, लेकिन जो हमारा भारतीय संविधान है वो पूर्णतः लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है। अगर क्वेश्चन आए कि भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। और भारतीय संविधान को पूर्णतः कब लागू किया गया तो 26 जनवरी 1950 को। अगर बात आ जाए संविधान दिवस कब मनाया जाता है तो वो भी हमारा मनाया जाता है 26 नवंबर को। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ। यानी कि नेहरू जी ने जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, ठीक है, उसी के द्वारा जो है संविधान निर्माण का शुरुआत हुआ था। ठीक है। यही जो उद्देश्य प्रस्ताव है यही हमें आज प्रस्तावना के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है।
जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत एडॉप्ट किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया। ठीक है, आपको याद रखना, डाउट बिल्कुल भी मन में नहीं रखना। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। नीचे पॉइंट दिया गया है हमें, भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया था और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। यानी संविधान सभा के सभी सदस्यों ने जो है इन दोनों प्रतियों पर, किस पर, हिंदी और अंग्रेजी की दोनों प्रतियों पर क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो भारतीय संविधान जो था वो हमारा संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था। ठीक है, जन गण मन यानी कि भारत का राष्ट्रगान, भारत के राष्ट्रगान के रूप में इसे कब अपनाया गया था। तो इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। वहीं पर अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था या अंगीकृत किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। जो हमारी संविधान सभा थी उसकी जो सलाहकार समिति थी उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जो झंडा समिति थी उसकी जो अध्यक्ष थे वो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख समितियों एवं उनके अध्यक्ष के बारे में। तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगर हम बात करें प्रांतीय संविधान समिति की तो इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति की बात करें तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, नेक्स्ट समिति हमारी है, टोटल हमारी 8 समितियां थीं, जिसमें से छठी समिति हमारी प्रक्रिया नियम समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 7वां हमारी समिति है राज्यों के लिए समिति, जो थी उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वहीं पर संचालन समिति की बात करें तो संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि हमारी संविधान सभा के भी अध्यक्ष थे। कैसे अध्यक्ष थे? स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? जीवी मावलंकर। जो जीवी मावलंकर थे वो संविधान सभा के जो भी कार्य थे उनसे संबंधित समिति के अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया है डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। जो हमारी प्रारूप समिति थी उसमें टोटल 7 सदस्य थे। कितने थे? 7 सदस्य थे, जिनमें से एक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, जो कि उनके हेड थे। ठीक है, 6 अन्य सदस्य थे, जिनमें से एक थे N गोपाल स्वामी अयंगर, दूसरे डॉक्टर KM मुंशी, तीसरे BM मित्रा। बाद में इनके स्थान पर N माधवराव को सम्मिलित किया गया। फिर इसके बाद हमारे थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है, और सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है, तथा DP खेतान। इनकी मृत्यु के बाद में इनके स्थान पर TT कृष्णाचारी को नियुक्त किया गया था। किसमें? प्रारूप समिति के सदस्य के रूप में। ठीक है,
अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था। तो साथियों 29 अगस्त 1947 में प्रारूप समिति संविधान सभा में आई थी, तब इसका जाकर गठन हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था। तो बम्बई प्रेसिडेंसी से जो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जो है निर्वाचन किया गया था। ठीक है। तो ये था हमारा भारतीय संविधान का इतिहास या भारतीय संवैधानिक विकास। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। तो साथियों आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही यदि आप यूपीएससी, बिहार पीसीएस या अन्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप डाउनलोड करिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।